ईसा शर्मा के नाम से कौन आता है? शुभेच्छा। बेटा आपकी फीस जमा नहीं है, शुभेच्छा। और मैसेज कर दिया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हो। और ने फीस करवाओ आज या कल में, है ना। दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस ही जमा नहीं है, मैसेज करने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या मतलब निकलता है बताओ। नहीं, सभी की करवा रहे हैं ना जमा, ये आपसे थोड़ी ना पर्सनली बोल रहे हैं। सबकी करवा रहे हैं। ये दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुछ रह गई है फीस। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, करवाना चाहिए। फिर गुड इवनिंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नैनो पार्टिकल के बारे में। तो नैनो वाली जो यूनिट थी वो खत्म हो गई। उतने जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपका। फिर वो क्वेश्चन में क्या क्या ऐड करता है वो आप देख लेना। मैंने ज्यादा क्वेश्चन करवाए भी नहीं है उसमें। और ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन ही ज्वाइन करें, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी है। एक आध बच्चा जैसे मान लो फिर वो समझ में नहीं आता, फिर बच्चा मेरे से कहता है सर वो ऑनलाइन क्लास हमने ज्वाइन की, समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका ऑफलाइन चल रहा है पहले से ही। तो ज्यादा अच्छा तो वही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है ना। क्योंकि आ रहे हो फिर कोई मतलब नहीं ज्वाइन करने तो आना चाहिए। अगर जो बच्चा आ सकता है ऑफलाइन वो आए। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने बना के रखा है। तो कुछ डेफिनेशन वैसे सुना देता हूँ। आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फर्स्ट। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फर्स्ट। हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फर्स्ट। फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दो चार डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। पहली डेफिनेशन होती है बैलेंस बैंड की, संयोजी बैंड। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, इसके बाद यूनिट फोर और है, बस खत्म हो जाएगी। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है। बैलेंस बैंड। क्या? बैलेंस बैंड की डेफिनेशन, संयोजी बैंड की परिभाषा। आवाज सुनाई नहीं दे या आवाज कटे और या आपको दिखाई ना दे तो जरूर बताया करो, है ना। नेट इश्यू कभी कभार हो जाता है तो बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। चलो, सर ये 50 या थर्ड यूनिट कौन सी थी सर? ये सेकंड है। सेकंड कौन सी है सर? सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट है ये भैया। सेकंड की थर्ड है। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन आती है बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड की परिभाषा। बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड की परिभाषा। बैलेंस बैंड की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीटली फिल रहता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। एक ऐसा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूरी तरह भरा रहता है उसको हम संयोजी बैंड कहते हैं। एक एक लाइन की डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे भाई बैलेंस बैंड क्या है तो आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहना एक ऐसा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरा रहता है, कंप्लीटली फिल रहता है, उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। दूसरी डेफिनेशन है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। एक ऐसा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीटली एम्प्टी रहता है, खाली, और पार्शली फिल रहता है। और पार्शली फिल रहता है, थोड़ा थोड़ा भरा रहता है। अभी समझाऊंगा कैसे। थोड़ा थोड़ा भरा रहता है उसको बोलते हैं हम क्या? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। चालन बैंड वह बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूरी तरह खाली होता है या फिर कुछ भरा होता है, आंशिक भरा रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शली फिल्ड जो बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तीसरी डेफिनेशन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप रहता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप।
वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा होती है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। कई बुकों में ऐसे भी लिखा रहता है, कैसे? वह एनर्जी जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। वह एनर्जी जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आ रहा है? वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? वह ऊर्जा अंतराल या वह ऊर्जा जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा बच्चों। तीन चीजों में क्यों एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। एक तो मेटल के बारे में, इसके मेटल क्या होती है, धातुएं, क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है, मेटल। और दूसरा बताऊंगा मैं आपको इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर, इंसुलेटर मेटल का मतलब होता है धातु, और इंसुलेटर मतलब कुचालक, कुचालक। और एक होता है सेमी कंडक्टर, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। सेमी कंडक्टर को मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यार, सेमी कंडक्टर को इधर लिख देता हूँ। ये है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। पहले तो ये बताएं, सभी बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है और सब कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है। पता चला डायग्राम ही नहीं दिख रहा, आवाज भी सुनाई नहीं दी, फिर मतलब क्या निकला, है ना। दोनों यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, पूरा समझ में आनी चाहिए। टफ भी है ये यूनिट। देखो, धातु, मेटल मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर, क्या क्या होता है वो, मतलब सेमी कंडक्टर। हालांकि आपको सेमी कंडक्टर पढ़ना है, लेकिन पहले क्वेश्चन में तीनों चीजें सीख लो आप। चलो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना हुआ है मेटल का, ठीक है। चलो वन बाय वन याद रख। देखो बच्चों, ये रहा मेटल का डायग्राम, ये इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल या कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में धातु बोलते हैं, चालक भी बोलते हैं। मेटल में क्या होता है, बैलेंस बैंड जो रहता है वो पूरी तरह भरा रहता है। पूरी तरह क्या होता है, भरा रहता है, बैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड जो रहता है वो पार्शली फिल रहता है। क्या रहता है, पार्शली फिल रहता है। पूरा सुन लेना, फिर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मेटल में यानी धातुओं में क्या होता है, कंडक्ट बैलेंस बैंड तो पूरी तरह भरा रहता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल रहता है। आपको देख रही होंगे ये वाली लाइन, कंडक्शन बैंड जो रहता है वो पार्शली फिल रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो वहां उसको किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ओवरलैप कर रहे हैं मतलब बैलेंस बैंड जाके कंडक्शन बैंड में मिल गया है, तो क्या की आवश्यकता होगी बताओ आप? यहाँ से यहाँ जाने में कोई एनर्जी की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि ये खुद उसके अंदर है, ये खुद पार्शली उसके अंदर है। तो कंडक्शन बैंड, इसमें आप देखोगे धातुओं में संयोजी बैंड पूरी तरह भरा रहता है, और चालन बैंड जो रहता है वो भी आंशिक रूप से भरा रहता है। ये लिखा हुआ है पार्शली। यानी चालन बैंड, वो संयोजी बैंड और चालन बैंड जो रहते हैं वो ओवरलैप करते हैं, अति व्यापित हो जाते हैं, ओवरलैप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाना है, मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप तो उसी में ओवरलैप कर रहे हैं। इसके इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ से पहुंचने में, यहाँ पहुंचने में कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो कंडक्शन पॉसिबल होता है वो कंडक्टर में या मेटल्स में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब होता है जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए, तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के पहुंच जाते हैं।
तो इसका मतलब इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए जिसे प्राप्त करके, और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप अब हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जो रहती है वो बच्चों हमेशा जीरो मिलती है। कितनी मिलती है? जीरो। ये रहता है मेटल्स में। अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जो रहता है उसमें कंडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इसमें चालन संभव नहीं होता है कंडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, बैलेंस बैंड तो पूरी तरह भरा रहता है, बैलेंस बैंड तो सभी का भरा रहता है, लेकिन कंडक्शन बैंड जो रहता है वो कंप्लीटली एम्प्टी रहता है, मतलब खाली रहता है। कंडक्शन बैंड जो रहता है वो कंप्लीटली एम्प्टी रहता है, मतलब खाली रहता है। अब बच्चों, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हो, ये डेल्टा ई लिखा रहता है। कई बुकों में ईजी भी लिख देते हैं, जैसा आप विभागीय चला वैसे लिख सकते हो। तो इंसुलेटर में यानी कुचालक में जो बैलेंस बैंड है वो पूरा भरा है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। कई बुकों में 5 से 10 भी लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर कंडक्शन पॉसिबल करवाना है, इसमें अगर चालन संभव करवाना है, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी लेके वो यहाँ पहुंच जाएंगे, और इतनी एनर्जी थर्मल एजिशिएशन प्रोसेस, ऊष्मीय प्रक्षोभों द्वारा, इसमें इसी का यूज होता है। थर्मल एजिशिएशन प्रोसेस, ऊष्मीय प्रक्षोभों द्वारा इतनी एनर्जी संभव नहीं है देना, इतनी एनर्जी संभव नहीं है देना। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम नहीं दे सकते, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए जिस हिसाब से हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए जिस हिसाब से हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर हम इंक्रीज नहीं कर सकते इसमें। जैसे टेम्परेचर बढ़ा के आपको इतनी एनर्जी करना है, तो इतना टेम्परेचर हम बढ़ा ही नहीं सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाए, कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, मतलब चालन संभव नहीं होगा। चलो एक बार देख लेता हूँ, अगर दिक्कत आ रही है स्क्रीन में तो एक बार मेन जो है वो सुनाता हूँ आपको सेमीकंडक्टर का, क्योंकि वो आपको ज्यादा पढ़ना है। बढ़िया सेमीकंडक्टर, आ रही थी सर। पता नहीं वो बच्ची कह रही है कि नहीं आ रही है। नहीं सर, वो थोड़ी सी हुई थी, फिर सही हो गई थी। नहीं, अगर हो भी गई है ना तो अब नहीं होगी, लेकिन ये देख लो। अब बताना बच्चों, अब तो नहीं हो रही। श्रद्धा, ये अब आते हैं हम इंसुलेटर पर। किस पर? इंसुलेटर, वो सॉरी सेमीकंडक्टर पर। अगर कोई बच्चा इन दोनों को केवल एक बार याद कर ले, मतलब फिर आप इस क्वेश्चन के लिए ही केवल ये है, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें मैंने जानबूझकर ये बताया है क्योंकि इन दोनों की मदद से आप इसको सीख पाओगे। बाकी ये आपके पूरे यूनिट में नहीं आएंगी, ना तो मेटल आएंगी और ना ही इंसुलेटर, क्योंकि चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। ये आएगा बच्चों। सेमीकंडक्टर में क्या होता है वो सुन लो ध्यान से, फिर एक बार और सुना दूंगा। सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड भरा रहता है, इसके बारे में तो डिटेल में भी पढ़ना है अभी आपको। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस बैंड तो हर एक में फिल है, पूरी तरह फिल है, कंप्लीटली फिल, और ये कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। इसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो ऊष्मीय प्रक्षोभों द्वारा यानी थर्मल एजिशिएशन प्रोसेस द्वारा संभव है, पॉसिबल है। थर्मल एजिशिएशन प्रोसेस द्वारा, ऊष्मीय प्रक्षोभों द्वारा इतनी एनर्जी संभव है, मतलब इतनी एनर्जी आप दे सकते हो, इतनी एनर्जी दे सकते हो। टेम्परेचर को बढ़ाकर इतनी एनर्जी आप बढ़ा सकते हो, इतनी एनर्जी बढ़ा सकते हो, इतनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है,
इसमें कंडक्शन क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो तीन चीजें होती हैं, मेटल, तीन चीजें होती हैं, मेटल और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मेटल जो रहता है, धातुएं जो रहती है मेटल में, सबको मालूम है मेटल में तो कंडक्शन पॉसिबल हमेशा से ही रहा है और रहेगा भी, क्योंकि इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, अति व्यापित हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, अति व्यापित हो जाते हैं। कौन, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। लेकिन इंसुलेटर जो रहता है उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि थर्मल एजिसिएशन प्रोसेस जो होती है उसमें प्रक्षोभों द्वारा भी हम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉनों को जाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हमें वही थर्मल एजिटेशन प्रोसेस जो उसमें प्रक्षोभ विधि जो बोलते हैं उसके द्वारा भी हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर भी एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जितना चाहो आप मर्जी उतना बढ़ा दो, तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, उसके हिसाब से उसको हीट एनर्जी देना चाह रहे हैं हम, लेकिन वो नहीं मिल पाती, इतनी नहीं मिल पाती। मान लो मिल भी जाएगी तो एक आध इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं मानती। सेमीकंडक्टर में गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, इसीलिए उसमें कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी तो हम उसको कैसे भी करके दे सकते हैं। किसको, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उनको दे सकते हैं, जिससे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और वहां कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। ये सारी चीजें आपको लिखना है इसमें, तीनों में, मेटल के बारे में और इसमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में तो अभी डिटेल में जाने वाले हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकता है। बताओ, नहीं है, मिटा दो इसको। डायग्राम आप जरूर थोड़ा सा बना लिया करो, उससे फायदा ये मिलेगा कि अगर मान लो नोट्सों में सही नहीं बना है या गलत सलत बना है तो आप कम से कम सही तो बनाओगे। चलो मिटा देता हूँ। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग में देखो क्या क्वेश्चन है, बढ़िया है, सिंपल है। स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक इसको बोलते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक। बच्चों सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वह युक्ति है जिसकी चालकता कुचालक और चालक के बीच में होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कुचालकों से ज्यादा होती है और चालकों से कम होती है, वो होता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर जो रहता है उसकी कंडक्ट द सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस व्हिच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन insulator and conductor. The conductivity is always more than insulator but less than conductor. और there are two types, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक लिख देता हूं केवल, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बच्चों बोलते हैं आंतर अर्धचालक, आंतर अर्धचालक, आंतर अर्धचालक, आंतर अर्धचालक। और इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर को सेमी लिख देता हूं, ठीक है, और यहां भी सेमी। आंतर अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बच्चों इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और इसको बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक
और अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अभी मैं इनको डिटेल में लूंगा, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो भी दो टाइप की होती है। ये इंट्रिंसिक नहीं होते, एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन अभी बता रहा हूँ आपको। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक आपका पी टाइप। सुना होगा आपने, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार का अर्धचालक और पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मिटाता हूँ, मिटाते हैं। चलो, तो सबसे पहले आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतर अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं आंतर अर्धचालक, अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतर अर्धचालक। चलो बच्चों, इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। इस सेमीकंडक्टर के सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। दो एग्जांपल सबसे बेस्ट होते हैं। और जर्मेनियम और सिलिकॉन फोर्थ पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। और इनके बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 4 होते हैं। इनके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो 4 होते हैं। कितने? 4। जर्मेनियम के भी और सिलिकॉन के भी। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 और सिलिकॉन का होता है 14, 40। तो 14 से निकाल लो, आप 14 से निकाल लो 2 फिर 8 और फिर 4, 2 फिर 8 फिर 4। तो इसके बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। जर्मेनियम की बात करता हूं, वो सिलिकॉन की बात करो चाहे जर्मेनियम की, इसके बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। तो ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। जैसे जर्मेनियम की हमें मालूम है, मैंने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सा, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलो देखते हैं, जर्मेनियम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4। तो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उसके नेबरिंग जर्मेनियम एटम से बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आवरण। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आवरण। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने तो केवल ले लिए हैं, समझाने के लिए ले लिए हैं। ये डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया है कि मान लो सपोज करो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि डायग्राम हमें कॉपी में समझ में नहीं आता है, तो वो यहाँ भी बना देते हैं। ये आप सभी को मालूम है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। तो 4 ही दूसरे जर्मेनियम के पास है, सबके पास 4 4 है। तो जरा एक को ध्यान से देखो, आप बीच वाले को, इसका देखो, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है डायमंड शेप का रहता है। इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सहसंयोजी आवरण। एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ और एक ने इसके साथ। तो यहाँ पर इसको प्योर सेमीकंडक्टर इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर रहते हैं। देखो कभी कैसे, अभी बताता हूँ। तो इसने बॉन्डिंग बना ली, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बच्चों ये रहता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो T बराबर 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ। किसकी? T बराबर 0 केल्विन। T बराबर 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। T बराबर 0 केल्विन पर भी सेमीकंडक्टर जो रहता है, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर बोला गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको बोला गया है, आंतर अर्धचालक, उसमें भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने फिर ऐसा क्यों बोला कि कंडक्शन इसमें पॉसिबल होता है? वो सुनो, तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर तो यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने चारों के साथ बॉन्डिंग बना ली। तो खाली कहाँ है? ना तो इलेक्ट्रॉन खाली है और ना होल खाली है। अगर इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है, सेमीकंडक्टर में हमेशा करंट उन्हीं के कारण फ्लो होता है। क्या? उन्हीं के कारण करंट। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ा दिया,
टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से भी हाई कर दिया आपने, कम से कम रूम टेम्परेचर के बराबर तो करना ही पड़ता है यार, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन एक से स्टार्ट करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी कैसे भी करके, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एनर्जी दे दी। सबको मिलेगी, वैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको 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 एक की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो इसको एनर्जी मिलेगी, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ से मूव करेगा, ये जाएगा किधर। अब वो कंडक्शन बैंड का डायग्राम मत देखो आप, हालांकि जाता कंडक्शन बैंड में ही है, लेकिन वो आप कौन बनाएगा डायग्राम, यहाँ से देख लो आप, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ चुका होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक चुका होगा तो यहाँ भी एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा होल क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, हालांकि दूसरा इलेक्ट्रॉन आके भर देगा इसको, जैसे ये वाला गया, तो यहाँ ये वाला ये जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसी को बोलते हैं होल, इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई इसको बोलते हैं होल, हालांकि इसने आके इसको भर दिया। फिर ऐसे ये गया तो इसने आके भर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो होल क्रिएट होते जाएंगे। अब आप देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, और 4 ही क्या बन रहे हैं, होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जहां इक्वल होते हैं वहां पर ही प्योर सेमीकंडक्टर आता है। इस सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो रहता है आंतर अर्धचालक, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स के हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, जैसे मान लो एक गया तो दूसरा आके इसको भर देगा, एक यहाँ से गया तब तक तो होल क्रिएट हो गया, तो होल क्रिएट हो जाता है भले ही उसको आगे इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही होल है, तो इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर रहते हैं, और इसमें T बराबर 0 केल्विन पर चालन संभव नहीं होता है, कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। कब पॉसिबल होता है, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तब जाके इसमें कंडक्शन पॉसिबल होता है। और इसमें बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, सह संयोजी आबंध। क्योंकि इसमें शेयरिंग होती है, ये वाला जर्मेनियम वाला दूसरे वाले जर्मेनियम से शेयरिंग कर रहा है, ऐसे ये वाला जर्मेनियम वाला इससे जर्मेनियम से शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो आबंध बनता है वो कौन सा आबंध होता है, सह संयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो भी है, ज्यादा थोड़ी ना आता है लिखने को, 2 नंबर में आता है ये सब, केवल पूरा आएगा तब आएगा 6 नंबर में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप लिखो, तो सब लिखना पड़ेगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, सब लिखना पड़ता है उसमें, तब आता है 6 नंबर का। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मिटा दो इसको। चलो मिटाते हैं। तो मिटाना क्या है इसको, बस मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ, अभी तो ये बना हुआ जी, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला है, अब पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर ये था, इसमें हमने बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिला दी तो वो इम्प्योर हो जाता है। समझ में आ रहा है, दूध प्योर है उसमें पानी मिला दोगे तो क्या हो गया, इम्प्योर नहीं हो गया। तो बाहर से अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जो इम्प्योरिटी जो हम मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं डोपिंग, अपमिश्रण, डोपिंग। जो बाहर से आपने इम्प्योरिटी मिलाई है उसमें, उसको हम बोलते हैं डोपिंग, अपमिश्रण बोलते हैं हिंदी में। बच्चों डोपिंग
यानी इम्प्योरिटी एडिट करने पर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या है वो सुन लो। अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसको हम डोपिंग के नाम से जानते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। एक बार हिंदी में बोलता हूँ। यदि हम किसी शुद्ध अर्धचालक में बाहर से कोई अपमिश्रण मिलाते हैं, बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं, तो वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है या बाह्य अर्धचालक बन जाता है। और मिलाई गई अशुद्धि को हम अपमिश्रण भी कहते हैं। मिलाई गई अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? अपमिश्रण भी कहते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और अपमिश्रण मिलाने के बाद या अशुद्धि मिलाने के बाद चालकता हमेशा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इतना लिखना है। ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, सबसे पहले एन टाइप पढ़ते हैं। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप। बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसको हम पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। पेंटावैलेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको तब प्राप्त होता है जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एडिट करते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब होता है ऐसे एटम लेने हैं आपको जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो पहले में 2 आ गए, लास्ट वाले में कितने बचे? 5। तो पेंटावैलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको कब मिलेगा? जब आप पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी अशुद्धि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दोगे, तब जाके मिलेगा आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर। और मिलाने के बाद आपको ये भी चेक कर लेना है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। किस किस के पास होते हैं? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कम से कम 4 से 5 तो याद रखो। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान। जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया, जो आपकी मर्जी करे, जैसे मैंने आर्सेनिक लिख दिया। क्या लिख दिया? आर्सेनिक। आपकी मर्जी, एंटीमनी लिख दो। नोट्सों में हो सकता है एंटीमनी हो सकता है नाइट्रोजन हो। रटना नहीं है इसको, जो हो वो लिख देना। और आपकी मर्जी, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। बस लैंग्वेज लिखते समय ध्यान रखना है आपको, है ना, कौन सी आपको इम्प्योरिटी मिलाई है। तो इसके आउटर मोस्ट स्तर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। 5 रहते हैं। 4 ने तो जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग बना ली, 4 ने तो जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग बना ली। एक रह गया, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह गया यार, इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। 4 भाई, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितने थे? 5। 4 ने जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग कर ली, बचा कितना? एक। एक बच गया, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो, कंडक्शन पॉसिबल होगा। इस अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होगा? कंडक्शन पॉसिबल होगा। क्या होगा? कंडक्शन पॉसिबल होगा इस अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण। या ऐसा बोल सकते हैं कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्शन पॉसिबल होता है। ये बहुत कम लूजली बाउंडेड रहता है, बहुत कम लूजली बाउंडेड। इसको हमें केवल 0.01 से लेकर 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी देनी पड़ती है। इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा। तो सेल है ना, उसको छोड़कर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसमें, वो मेजोरिटी में रहता है। किसमें रहता है? मेजोरिटी में, बहुसंख्यक भाग। और होल जो रहता है वो माइनॉरिटी में रहता है, अल्पसंख्यक भाग। जहां इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है वहां होल हमेशा माइनॉरिटी में रहेगा। ये तो देखो, मैं एक बार फिर थ्योरी बता दूं क्या लिखना है आपको, ध्यान से सुनना। अगर हम किसी प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में
प्योर जर्मेनियम अर्धचालक में एक पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक ऐड करते हैं, मिलाते हैं, कुछ भी बोल दो, तो आर्सेनिक के आउटर में सेल में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिसके 4 इलेक्ट्रॉन त्रिसंयोजी भी हो जाए क्या क्या से पंच संयोजी है तो वैसे त्रिसंयोजी भी है मतलब। हाँ वो अगले वाले में आएगा ना, वो अगले वाले में आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ अभी अगला वाला करेंगे ना। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब आवाज साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? साफ बता आ देना। रही है। हाँ बता देना बेटा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो हम पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो 4 ने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसके पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कंडक्शन के लिए पॉसिबल रहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं और होल कम रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में रहते हैं, बहुसंख्यक भाग रहते हैं, और होल आपके माइनॉरिटी में रहते हैं, मतलब अल्पसंख्यक भाग रहते हैं। ठीक है, ये रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन ये लूजली बाउंडेड रहता है, इसको इतनी एनर्जी देके भी आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो इतनी एनर्जी देके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसके कारण पॉसिबल रहता है, वो कंडक्शन किसके कारण पॉसिबल रहता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो बहुत होता है ये। यार ये बताओ, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आएगा, सेमीकंडक्टर, फिर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, 3 3 डायग्राम उसके, फिर एन टाइप, वी टाइप, तो समझ लो यार इतना बड़ा क्वेश्चन 3 से 4 3 पेज का तो कम से कम हो ही जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लिखना। मैं भी खुद डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये कोई धुरंधर क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल जो बेसिक, मतलब ये मान लो कभी ये आने वाले भी क्वेश्चन मतलब कम से कम चांसेस है, 50% आने के चांसेस रहती है, आगे आएंगे उससे भी खतरनाक क्वेश्चन है। और फिर भी आपको ऐसा लगे ना तो पूछना जरूर मेरे से कुछ। अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम आता है, बोरोन आता है, इंडियम आता है, गैलियम आता है, एक्सेट्रा। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3। जैसे मैं आपसे बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 रहता है, 13 तो 2 और 8, पहले में 2 फिर 8 फिर 3 बचेगा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, केवल 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जर्मेनियम के पास होते हैं 4। तो यहाँ पर जैसे मान लो एल्यूमिनियम ही मिलाती है, एल्यूमिनियम, अब जर्मेनियम के पास रहते हैं 4, तो 3 ने तो इसके बॉन्डिंग बना ली, अब एक खाली रह गया बॉन्ड बनाने के लिए, 3 ने तो इसकी बॉन्डिंग बना ली, एक खाली रह गया। इस यहाँ पर जो खाली रह गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। हिंदी में विबर भी लिखा रहता है कई बुकों में, होल। मतलब आपको अगर कंडक्शन पॉसिबल करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, या इसमें कंडक्शन जो पॉसिबल रहता है वो किसके कारण रहता है, होल के कारण, होल के कारण। वैसे आप सेमीकंडक्टर में ये भी लिख के आ सकते हो, चाहे कोई भी सेमीकंडक्टर हो, कि कंडक्शन पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण, ऐसे भी लिख दो, गलत नहीं करता हो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर भरेगा, इसको भर देगा तो यहाँ होल बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा तो यहाँ होल बच जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा तो यहाँ होल बच जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता रहेगा, क्योंकि एक होल यहाँ पर बचा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, जैसे आपने एनर्जी दे दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसको भरेगा, इसको, यहाँ होल क्रिएट हो जाए। फिर ऐसे ही भाई यहाँ होल क्रिएट हो गया, इसको कौन भरेगा, ये भरेगा। तो इस तरीके से कंडक्शन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण रहता है। ये भी लिखे आओगे तो भी सही है, या पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल के कारण कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है, ये भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। इसमें होल बचा हुआ है, हमेशा एक होल बचेगा,
जैसे यहाँ से चला जाएगा तब भी होल बचेगा, यहाँ से चलेगा तब भी होल बचेगा। तो होल ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। होल मेजॉरिटी में रहते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रहते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखना है आपको कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें जितने भी एटम आते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहती हैं। तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेती हैं। जर्मेनियम का एक एटम फिर भी रह जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वहां कमी रह जाती है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम होल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कम होती हैं। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि होल मेजॉरिटी में यानी बहुसंख्यक भाग में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रहते हैं हमेशा। ये रहता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखना है। ये आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटाता हूं मैं। तो ये थ्योरी थी बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो कुछ मेरे से पूछ के भी जाया करो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये वाली चीज मैं नहीं बता पाया। अब आते हैं फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्मी ऊर्जा स्तर आंतर अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्रूव करो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। समझ में आया क्वेश्चन? द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सिद्ध करो आंतर अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में मिलता है। फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में मिलता है फर्मी ऊर्जा स्तर। ठीक है। और फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन भी पूछ देता है, व्हाट इज द फर्मी एनर्जी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको सुना बता दूंगा अभी लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद। तो ये अपन को, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला आपने कहाँ सुना था, कहाँ देखा था? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराक सांख्यिकी जो फर्स्ट ईयर में था वहां पर था वो फॉर्मूला। वहां भी आपको मेटल्स वगैरह के बारे में लास्ट क्वेश्चन था, वहां बताया था। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो चलो, तो क्या करते हैं हम, देखते हैं, प्रूव करते हैं कि फर्मी लेवल बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वास्तव में मिलता है कि कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन है पूरा ये अकॉर्डिंग टू, मैं नोट्स भेज दूंगा, लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। एफ ई बराबर होता है, एफ ई बराबर 1/e की पावर में e माइनस ई एफ अपॉन में पावर में ये के टी प्लस 1 अलग है। ध्यान रखना, e की पावर में e माइनस ई एफ अपॉन के टी और 1 आपका अलग है, प्लस 1 अलग है। अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार ये आ गया। आपको क्या प्रूव करना है कि फर्मी लेवल बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में है, ये प्रूव करना है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंडक्शन बैंड के लिए। तो बच्चों कंडक्शन बैंड के लिए एफ ई की जगह ई सी आ जाएगा, बोलो उसकी एनर्जी ई सी मान लेते हैं। तो 1/, क्या लेते हैं, ई की जगह ई सी माइनस का ई एफ अपॉन के टी प्लस का 1। ये कंडक्शन बैंड के लिए लिख दिया। बैलेंस बैंड के लिए क्या लिखेंगे बोलो, ई की जगह ई वी आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या लिख देंगे, 1/e की पावर ई वी माइनस का ई एफ अपॉन के टी प्लस का 1।
ये फर्मी फंक्शन होता है। फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार फर्मी फलन, फर्मी फंक्शन एफ ई बराबर होता है 1/e⁻e⁻ef/kT+1। कंडक्शन बैंड के लिए ई की जगह ईसी लिख देना, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या मान ली है मैंने, ईसी। और जो बैलेंस बैंड में यानी संयोजी बैंड में उनकी क्या मान ली, ईवी। सर ईएफ क्या है? ईएफ फर्मी एनर्जी होती है। ईएफ इज द फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। वो मैं अभी आपको फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन लास्ट में समझाऊंगा, तो समझ में भी आएगी आपको फर्मी एनर्जी। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, देखो आपको क्या प्रूफ करना है, देखना कहीं ध्यान से, पहले थोड़ा बता दो। आपको ये प्रूफ करना है, ये रहा बच्चों बैलेंस बैंड, थोड़ा इधर कर देता हूँ, बैलेंस बैंड। और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये रहा आपका फर्मी लेवल, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्मी लेवल, लिख देता हूँ फर्मी लेवल। ये है ना, बैलेंस बैंड हमेशा नीचे रहता है। इसकी एनर्जी कितनी, ईवी। इसकी एनर्जी कितनी, ईसी। इसकी एनर्जी कितनी, ईएफ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ये हम प्रूफ भी करेंगे, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं करेंगे, पर ईएफ ये देखो बैलेंस बैंड में जो फर्मी फंक्शन मैंने लिखा था फॉर्मूला, बैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है यार, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन आपके, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, ठीक। कंडक्शन बैंड में मान लो कुछ भी नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फर्मी जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉनों का सम करो, तो आप कहोगे सर वही है, 10 की 10 ही तो है, 4 गए हैं यहाँ से ऊपर चले गए, यहाँ कम हो गए वहां बढ़ गए, लेकिन टोटल कितना है, 10। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के करस्पॉन्डिंग कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी का सम निकालते हैं, तो वो हमेशा 1 होता है। पता सही बोल रहा हूँ भाई, कुछ चले जाएंगे, मान लो 60% चले गए, 40% तो रह गए नीचे, नीचे 40% रह गए मान लो, और 60% ऊपर चले गए। हर टाइम पर, हर इंस्टेंट पर प्रोबेबिलिटी का सम तो हमेशा 1 ही मिलेगा। मान लो 70% चले गए, 30% रह गए, प्रोबेबिलिटी का सम कितना, 1। इसी प्रकार बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फर्मी फंक्शन होता है उसका सम हमेशा 1 होता है। फर्मी फंक्शन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ये प्रोबेबिलिटी भी बताता है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये कौन बताता है आपको, फर्मी फंक्शन, फर्मी फलन। तो कहने का मतलब ये हुआ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उनके लिए फर्मी फंक्शन का जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहता है। कैसे, जरा देखो जरा, ये मैं मिटाता हूँ इधर वाला, चलो। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये क्या बोलने वाले हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, देखते हैं, मैं लिखने के बाद बताना चाहता हूँ। देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बच्चों फर्मी फंक्शन होता है उसका सम हमेशा किसके बराबर रहता है, 1। फर्मी फंक्शन बोल दो, प्रोबेबिलिटी बोल दो, एनर्जी का सम बोल दो, जो भी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ईवी ईएफ से कम है, ईवी ईएफ से कम है, तो ईसी ईएफ से ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटी वैल्यू को उधर ले जाओ, एफ ई सी, छोटी वैल्यू को उधर ले जाओ, 1 में छोटी वैल्यू को माइनस करो, छोटी वैल्यू को, छोटी वैल्यू को उधर ले जाओ, 1 में से छोटी वैल्यू को माइनस करो, वहां से एक आइडिया लग जाता है, ये लेकिन पॉजिटिव आएगी जैसे एफ ई सी, ई सी कितना था अभी बताया था, 1/,
कलर यूज करता हूँ, इससे नहीं दिख रहा होता, तो 1 इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर ई सी माइनस ई एफ ई की पावर में अपॉन के टी प्लस 1 बराबर, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 कट जाएगा भाई, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, ई की पावर ई बी माइनस ई एफ अपॉन के टी डिवाइडेड बाय ई की पावर ई बी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। इसको इधर ले आए, 1 से 1 चला गया, ये देखिए, बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ये लिख दिया, ठीक है। अब आप जरा फिगर से देखो और बताओ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईसी की वैल्यू ईएफ से बड़ी है या बहुत बड़ी है, कुछ भी बोल दो, ईसी की वैल्यू ईएफ से बहुत बड़ी है, या बड़ी है या बड़ी बोल दो, जैसे आप चाहो बोलो, है क्या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ईसी माइनस ईएफ का डिफरेंस निकालूंगा, ईसी माइनस ईएफ का डिफरेंस निकालूंगा तो केटी से बहुत बड़ा आएगा भाई, ईसी ईएफ से बड़ा है, फिगर में देख सकते हो, उधर कंडक्शन बैंड ऊपर मिलता है, बैलेंस नीचे, फर्मी लेवल नीचे बीच में मिलेगा, ये प्रूफ भी करने वाले हैं। तो ईसी जो है वो ईएफ से बड़ा है, ईसी जो है ईएफ से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है, तो इसका मतलब ईसी माइनस ईएफ केटी से तो बहुत बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो केटी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसी माइनस ईएफ अपॉन केटी की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी, केटी का डिवाइड कर दिया इधर इधर, तो इसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत बड़ी होगी तो ई की पावर बड़ा हो जाएगा भाई, ई की खुद की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको, 2.72। अब मान लो ई की पावर बड़ी हो गई, जैसे मान लो 4 हो गई, 9 हो गई, 1000 हो गई, 100 हो गई, कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ है, इसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत बड़ी है, इसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत बड़ी है, तो ई की पावर जो होगा उसके कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ईसी माइनस ईएफ अपॉन केटी प्लस 1 को क्या नियरली ऐसा लिख सकता हूँ, ई की पावर ईसी माइनस ईएफ अपॉन केटी, 1 को नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया। एक बार फिर सुन लो, देखो ईसी ईएफ से बड़ा है दिख रहा है, तो ईसी माइनस ईएफ का जो डिफरेंस होगा वो केटी से तो बहुत बड़ा होगा, केटी से बड़ा होगा, तो ईसी माइनस ईएफ का डिफरेंस मैंने मान लिया कि केटी से बहुत बड़ा है, केटी को डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी, और बच्चों इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ई की पावर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो ई की पावर 10 भी हुआ तो इसकी खुद की वैल्यू 2.72 होती है, अब 2.72 को मान लो 3 भी मान लिया आपने, तो 3 की पावर 10 तो बहुत हाई हो जाएगा 1 के कंपेरिजन में, तो 1 को नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते। अब दूसरे पे आते हैं, इधर वाले पे कहाँ गया ये, इस पे आएंगे तो क्या देखो, यहाँ देखो ईएफ ईबी से बड़ा है, ईएफ ईबी से बड़ा है, ईबी से बड़ा है ना, मान लो 2 बार लगा दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएफ माइनस ईबी का जो डिफरेंस है, ईएफ माइनस ईबी का जो डिफरेंस है वो केटी से तो बहुत बड़ा होगा, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये कंफ्यूजन कर देगा आपको। उसको देखो ईएफ ईबी से बड़ा है, तो ईएफ माइनस ईबी का जो डिफरेंस है वो केटी से बहुत बड़ा होगा, और बच्चों यहाँ लिखा है ईवी माइनस ईएफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ईएफ माइनस ईवी अपॉन केटी बहुत बड़ा है 1 से, बताओ बहुत बड़ा है 1 से। अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, इसका मेरे कोई काम नहीं, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब इसका मतलब ये हुआ ईएफ माइनस ईवी अपन केटी बहुत बड़ा है 1 से, तो उल्टा लिखा हुआ है, ई की पावर ईवी माइनस ईएफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, उल्टा इसका
अपॉन के टी प्लस 1। बच्चों ये बहुत बड़ा है, ई एफ माइनस ई बी अपॉन के टी, लेकिन ई बी माइनस ई एफ तो छोटा हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ई एफ माइनस ई बी आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? माइनस कॉमन निकालेंगे तो ई एफ माइनस ई बी आएगा। और ये जो वैल्यू है ई एफ माइनस ई बी अपन के टी कोई 1 से बड़ी बड़ी है, लेकिन माइनस में आ जाएगी, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। कौन सी? ये वाली। तो माइनस वाली वैल्यू तो वैसे ही छोटी हो जाएगी, ई जैसे खुद ही छोटा है, 2.72 है। अब उसकी पावर में माइनस अगर आ गया तो वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तभी तो ई बी ई एफ माइनस ई बी आएगा, और ई एफ माइनस ई बी अपन के टी 1 से बड़ा है, लेकिन माइनस का हो जाएगा यहाँ। तो माइनस का हो जाएगा तो इसको नेगलेक्ट मानना पड़ेगा 1 के कंपेरिजन में, यहाँ 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1। अब कई बच्चे मालूम मेरे से क्या कहते हैं कि सर इसको तो 1 लिख दिया, इसको क्यों नहीं लिख रहे? भाई इसको किसके कंपेरिजन में क्या करूं? इसको नेगलेक्ट मान के नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन के लिए कोई होना तो चाहिए। एक बच्चा है टेस्ट देने आया, उसके नंबर आए 100 में से 2 नंबर, तो मैं उसको क्या नाम दूं? फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है, फेल भी वही है, सब कुछ वही है। और 2 बच्चे आए, एक के 2 नंबर है और एक के 80 नंबर है, तो 80 वाले के कंपैरिजन में 2 वाले को नेगलेक्ट मार के छोड़ सकते हैं कि भाई उसके नंबर कम है, इसके ज्यादा है। नहीं, तो ये रहता है। तो यहाँ पर कितना लिखें बताओ? यहाँ पर लिखा जाएगा 1 अपॉन ई की पावर ई सी माइनस ई एफ सर अपॉन 90% क्वेश्चन सही, 99% सही करके आप 1% गलत करे हो तो वो नहीं छोड़ेंगे सर। 1 को नेगलेक्ट मान के छोड़ दिया, बराबर। इसको 1 के कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट मान के छोड़ देंगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आएगी। और ई की पावर ई बी माइनस ई एफ अपॉन के टी, इधर कर देता हूँ ये लो। इसको ऊपर लेके जाओ तो ऊपर लेके जाओगे तो पलट जाएगा, ई की पावर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो उल्टा लिख देंगे ई एफ माइनस ई सी अपॉन में के टी। ऊपर लेके गए तो पलट जाएगा ना, माइनस में ये आ जाएगा फिर प्लस में आ जाएगा, और यहाँ ई की पावर ई बी माइनस का ई एफ अपॉन के टी। तो ई दोनों के बेस से मैं पावर का कंपैरिजन करा दो बच्चों, तो पावर का कंपैरिजन कराएंगे तो क्या आएगा? ई एफ माइनस ई सी अपॉन में के टी बराबर ई बी माइनस ई एफ अपॉन में के टी से के टी गया, कितना आ जाएगा? ई एफ माइनस ई सी बराबर ई बी प्लस ई एफ माइनस, सॉरी, माइनस ई एफ। इसको माइनस ई एफ को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 ई एफ, ई सी को उधर ले जाओ तो ई सी प्लस ई, 2 का डिवाइड कर दो तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई सी प्लस ई बी अपॉन में 2। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्मी लेवल जो मिल रहा है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखो, फर्मी लेवल जो मिल रहा है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में मिल रहा है, क्योंकि ये इन दोनों का मीनिंग ही तो है। वहां क्या आया है देखो आप ध्यान से। तो एक तो ये प्रूफ करना था, नोट कर लो, करना है तो आपकी मर्जी है, वैसे तो नोट्स ले ही दूंगा। चलो मिटाता हूँ इसको। पेपर होंगे आपके होली के बाद, मैंने बताया नहीं था आपको, पहले बता दिया था कि होली के बाद पेपर है। सर एक बात बोले तो क्या? सर 21, 22 से बता रहे हैं सर। हाँ तो मैंने आपसे पहले शायद कह दिया था, मुझे पता कि होली के 2 या 3 दिन बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब होली कब की है ये आप देख लो, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उसके बाद 19 स्टार्ट, की है सर, 19 की। 19 की है ना? तो 19 के बाद देख लो, कोई संडे वनडे तो नहीं फंस रहा। 19 को क्या है, कौन सा डे है? सैटरडे सर। सैटरडे है क्या? तो सैटरडे का यस सर।
सैटरडे होगा तो 19 की होली। होली क्या खिलेगी कि जलेगी? सर जी खिलेगी, जलेगी तो 17 को। अच्छा, तो 19 को खिलेगी मतलब, और फिर संडे को हो नहीं सकता पेपर। 20 सोमवार को मंगल, खत्म मंगल होगी। से पेपर होंगे तुम्हारे। मंगल मंगल से स्टार्ट कर देंगे ये लोग, मंगल से या बुध से, ऐसे। और प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल करो। सर ने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी। 19 को होली, उसके बाद क्या जी के थोड़े लेट होंगे। सर क्या जी के प्रैक्टिकल मान कब के चलो होगा सर? आप, सर केआरजी के कब होंगे? क्या जी के मान के चलो आप कोई कम से कम मान के चलो आप 7-8 दिन बाद, मतलब 28-29 पे मान के चलो, 28-29 के आसपास। सर प्रैक्टिकल कब होगी प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद। वैसे तो एग्जाम के बाद ही करवाते हैं भैया, पहले ही करवाना तो कुछ कह नहीं सकते हम। वैसे तो एग्जाम के बाद ही करवाते हैं, अब पहले करवा लो वो उनकी मर्जी है, क्या करेंगे ये। उसके बाद लास्ट है आपका एक डायग्राम छोटा सा बनाए आना ये वाला। एक तो जो मैंने बनाया था वो डायग्राम तो बनाना ही है आपको, एक इस टाइप से डायग्राम आपको बनाना है। अब देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट जाता है, अब आएगा, अब पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने बच्चे मेहनत किए। आप याद रखोगे बीएससी को कि बीएससी से पाला पड़ेगा। केआरबी वाले बच्चों की दिक्कत इसलिए नहीं है, केआरबी वाले बच्चों को तो गैप सर मिल कितने दिन जाता है। पेपर चलते हैं? सर कितने दिन पेपर चलते हैं? आई मीन बीच में हॉलीडेज होती है, कंटिन्यूस होते हैं? आपके तो खूब चलते हैं, आपके तो कम से कम मान के चले 1 महीना तक मिल सकता है। सर 20 से केआरजी, दिन, हाँ 20 दिन से तो ऊपर ही मिलते हैं आप लोगों को तो, अच्छा मतलब हमेशा बीच से में नहीं। हॉलीडेज होती है। ठीक है, ठीक है। हॉलीडे और गैप भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये साइंस कॉलेज वाले जो जीवाजी से लिंक है उनको हॉलीडे नहीं मिलता है, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। और ऐसे हॉलीडे देंगे जैसे फिजिक्स में 1 दिन का गैप, हिंदी में 7 दिन का gap। और टाइम वैसे तो 10 से रखना चाहिए इस बार मेरे हिसाब से तो, पर मेरे तो यही कह रहे थे कि 10 से रखा जाएगा, मेरे से बात हुई थी तब। और ये तो पता है 2 बजे से रख वो 12 से 3 रखते हैं गर्मियों में। हाँ सर, दोपहर में रखते हैं सीधा। पर दोपहर ही में रखते हैं, तो इधर लगा ना खाने का ना पीने का। पास हो जाओ बस कैसे भी करके, ठीक ठाक नंबर आ जाए। सर वैसे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाते हो? जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना कि कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाते हो सर आप लास्ट में, कि थोड़ा हेल्प हो जाए? मतलब एटलीस्ट थोड़ी नहीं तो हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा आपको। नहीं, मैं हेल्प नहीं करता ये एक्सपीरियंस तो इसलिए। पूरा है, तो करवाएंगे नहीं। नहीं, इस चीज में हेल्प तो फिर नहीं करता मतलब ही मैं। क्या हमारी कोचिंग ज्वाइन करने का? सर अगर आप करवाओगे ही नहीं तो कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब क्या, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप नहीं बताओगे? सर ये तो करेंगे तो पढ़ सब, लेकिन लूंगा। एटलीस्ट वो हो जाता है ना श्योरिटी। नहीं देखो, जो हाँ सर। कुछ आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार रहते हैं, खराब रहते हैं, जिनको मुझे लगता है कि ये आएंगे ही नहीं एग्जाम में, वो मैं पहले ही छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ कि भाई ये आने वाले तो है नहीं कभी। और जो अगर मान लो आप कहोगे कि भाई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे बता दो, मतलब कुछ ऐसे हटवा दो जो फालतू के क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हटवाऊंगा तो एक ही 2-2 क्वेश्चन हटवा दूंगा, उससे होगा भी क्या, हटवाने से कुछ नहीं। तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन करें। कारण उस कारण क्या है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है आपको बता दूं, ये 3rd ईयर है, 3rd ईयर में रिस्क ना लो तो ज्यादा अच्छा है। 3rd ईयर में तो जितना आप कर सकते हो उतने ज्यादा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अब मान लो सपोज करो जिस क्वेश्चन को मैंने हटवाया और वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर दिक्कत है, बच्चा ये कहेगा, है ना। तो इसीलिए आप पूरा पढ़ें, लेकिन ये गारंटी है, ये गारंटी है कि अगर मान लो मेरे नोट्सों में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, मान लो एक क्वेश्चन भी नहीं आया, आपने कहा अरे मर गए, ये तो पूरा का पूरा पेपर आ गया, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप सारे क्वेश्चन को लिख के आना, जो लिखना है आपके बारे में, जो लिखना है हेडिंग वही डालना और लिख के आना। आपको 100% की गारंटी है, पास हो जाओगे 100%, 1% नहीं 100%। बस पेज भर के आना,
और दूसरी चीज याद रखना, कभी भी जैसे मान लो, अब ऐसा तो मेरे आज तक की डेट में हुआ नहीं है कि कोई क्वेश्चन ना आए। एक आधी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो शायद ना आए एग्जाम में, मेरा एक आधी क्वेश्चन, बाकी पूरा नोट्सों में से आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन आता है 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से देखना मेरे ऐसे मतलब ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे नोट्सों में से नहीं होंगे। मैं पहले बता देता हूँ, 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नोट्सों में से होंगे। बच्चे को करने कितने हैं? 5, वो कर सकता है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। और कब? जब नोट्स कर लोगे पूरे तब। अगर मान लो मैं इंपॉर्टेंट दे भी देता हूँ तो इंपॉर्टेंट मालूम क्या होता है, देने में मुझे कोई बुराई नहीं है। वो इंपॉर्टेंट पूरे जितने भी मैं मतलब, अब आप सोचोगे कि हो सकता है तारीफ कर रहे हैं अपने मुंह से। पूरे मैं कॉलेज में फैल जाएंगे। मैंने एक बार 27 क्वेश्चन दिए थे, 27। वो मार्केट में बच्चे बेच रहे थे एक दूसरे को कि ये 27 क्वेश्चन ले ले 100 रुपया में, पूरे फंसेंगे गारंटी के साथ में। और मान लो उन क्वेश्चन में से नहीं फंसता, तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो तो पास करवा देता मैं उनको कैसे भी करके। लेकिन बेचारे जो अदर स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते थे, वास्तव में सोचते थे कि हम वैसे निकल जाएंगे थोड़ा मेहनत करके, वो मर जाएंगे, ये रहता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन करवा, है ना। उससे दो चीजें होती है, एक तो नॉलेज भी मिलता है आगे के लिए, और दूसरा परसेंटेज अगर बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स करो, अभी से करो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा पेपर बिगड़ गया है, मैं नहीं पास हो सकता या हो सकती है, तो मुझे बता सकते हो, फेल नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी करूं, मंत्र तंत्र और जो भी पूजा पाठ जो भी करना चाहूं तो वो सब करूंगा, है ना, पास करवा दूंगा। तो ये छोटा सा एक डायग्राम है, वो बना देना, इसमें कुछ नहीं होता है। ये फर्मी लेवल है जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में मिलता है। और ये बच्चों इसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट, देखो अभी बता दो, एफ ई बराबर क्या था, 1/e की पावर ई माइनस का ई एफ अपॉन के टी, यही था, प्लस का 1। तो बच्चों ई इक्वल टू, अगर आप ई एफ रखोगे, ई की जगह अगर आप ई एफ रखते हो तो ये कितना आ जाएगा, ई की जगह ई एफ रखेंगे तो ई की पावर 0, और ई की पावर 0 हो जाएगा 1, और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5। तो फर्मी एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस पर फर्मी फंक्शन की वैल्यू आधी हो जाती है। फर्मी एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस पर फर्मी फंक्शन की वैल्यू हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, एक डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन होती है वो मैक्सिमम एनर्जी जो या वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉनों को आप कंप्लीटली फिल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहां तक आप इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीटली फिल कर सकते हो, भर सकते हो, उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहां तक आप इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीटली भर सकते हो, फिल कर सकते हो, वो होता है फर्मी लेवल। जैसे बैलेंस बैंड में मान लो आपने इलेक्ट्रॉनों को भरा 2, 10, 15, 20, 50, तो एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल आ जाएगा जिसके बाद आप इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं डाल सकते। ये सबके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि भाई फर्मी लेवल सबके लिए अलग अलग रहता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन आप उसके अंदर बैलेंस बैंड के अंदर नहीं रहेंगे, वो होता है फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, या उसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहती है वो फर्मी एनर्जी रहती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो इनको कर लेना। बाकी नेक्स्ट टाइम पे इसकी आगे डेरिवेशन कराएंगे, और जो डाउट है वो पूछ के जरूर जाओ, और मेहनत करना स्टार्ट करें सभी बच्चे। फीस जरूर कराएं, फीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग मार्क्स। सर सारी यूनिट ना इक्वल नंबर की आती है? हाँ, सारी यूनिट इक्वल नंबर की आएंगी, केवल नैनो पार्टिकल वाली को छोड़ दो। नैनो पार्टिकल वाली यूनिट से हमने ये भी देखा है कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का, 2 नंबर का उससे कम चांसेस रहते हैं आने की नैनो वाली से। सवाल पूछे सर? क्या है? सर एक चीज सवाल पूछे सर, सवाल एक चीज पूछे सर। अरे बिल्कुल यार, क्यों नहीं, पूछो। सर मतलब आप फिजिक्स की गारंटी लिए हो कि सब बचाएगी सर? नहीं, फिजिक्स की, केवल फिजिक्स में आप मतलब पास हो जाओगे ये। और मैं कोई पास नहीं करवाता, मैं तो आपके नाम की पूजा पाठ करूंगा बस।
पूजा पाठ से मजाक कर रहे हैं सर आप। हाँ, जिससे आप पास हो जाओ। भगवान से विनती करो बस कि ये भगवान हमें पास हो जाए, बस भगवान सुन लेते हैं। मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे समय नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम पे भड़बड़ाओगे, दिमाग खराब होगा। और कोई कंफ्यूजन तो पूछ के जा सकते हो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ, जैसे सर डेरिवेशन कर तो लेते हैं फिर भूल जाते हैं उसको। उसका एक ही तरीका है। जैसा उसमें क्या करो, जैसे मान लो आज हमने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, जैसे मान लो यही पढ़ाया सेमीकंडक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे नोट्स भेजे, तुरंत लिखे, जब भी आपको समय मिलता है, जैसे आज या कल जैसे भी लिखते हैं, तो तुरंत पढ़ लो उसको एक बार, फिर कभी नहीं भूलोगे। हम क्या करते हैं, नोट्सों को लिखते हैं जैसे 4 दिन बाद। अब 4 दिन बाद आपने नोट्स लिखे, फिर उसके बाद वो दिमाग से वैसे निकल गए। तो बादाम कह रहा है बादाम खा लो। तो वो निकल जाते हैं दिमाग से इस तरीके से। इसलिए क्या है, डेली का डेली पढ़ा करो। बाकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो यार अभी से। एक एक दो दो डेरिवेशन करते रहो हर यूनिट से। एक दिन के 2 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा।